Hi guys, how are you all? Dear students, I Amrita Raval welcome you all on the Gravity Circle Biology channel. यहाँ पर आज हम लोग जो है अभी right now we are going to study the chapter human reproduction into which we are studying the topic gametogenesis. That how does the gamete formation takes place? We have already studied some of the topics like male reproductive system and the female reproductive system into detail. Okay? अब आज हम लोग पढ़ते हैं कि जब हम लोग बोल रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब ऑटोमेटिक सी बात है यहाँ पर कि गैमेट्स प्रोडक्शन होगा और अगर होगा तो उसमें किस प्रकार की स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं. गैमेट प्रोडक्शन जो है उसकी डिटेल्स हम लोग आज पढ़ेंगे. अब देखते हैं कि अगर हम लोग बात करें मेल एंड फीमेल के रिस्पेक्ट में तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वी ऑल नो दैट द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वर टेस्टिस इन केस ऑफ मेल, ठीक है, एंड इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवरीज वर द ऑर्गन्स जो कि बनाते हैं गैमेट्स. ओके, अब हमें ये समझ आना चाहिए कि अगर मैं बात कर रही हूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर तो गैमेट्स को हम लोग बोलेंगे स्पर्म्स, राइट. In case of the male reproductive system, we will call the gamete as sperms. In case of the female reproductive system, we'll call the gamete as ova. ठीक है, और इसी कारण से मेल के रिस्पेक्ट में जब गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस को पढ़ते हैं तो हम बोल देंगे उसे स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस. और फीमेल के केस में इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे, गैमेट प्रोडक्शन को हम लोग बोल देंगे oogenesis. oogenesis, ठीक है. ओवा या तो फिर हम इसको सेकेंडरी oocyte भी बोल सकते हैं और इसी कारण से oocyte वर्ड के कारण यहां पर हमारे सामने oogenesis टर्मिनोलॉजी आई है. ठीक है, तो ये हो गया रिस्पेक्टिवली गैमेटोजेनेसिस को क्या बोल सकते हैं मेल और फीमेल के केस में. अब हमें समझना है कि क्या ये गैमेटोजेनेसिस मेल और फीमेल के अंदर जो रिस्पेक्टिव बात कर रहे हैं क्या ये एकदम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है या ये डिफरेंट होता है. ठीक है, तो अब हम ये पॉइंट समझते हैं. देखो कि जब हम लोग बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर गैमेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है और उसके बाद उसका एंड नहीं है. ठीक है, मतलब हम बोलेंगे कि एक एजेड मैन के अंदर भी एक ओल्ड मैन के अंदर भी गैमेटोजेनेसिस चल रहा होता है. On the contrary, on the other hand, we will say that in case of females, the oogenesis begins at, we can say, oogenesis, we will say, begins at puberty, will stop at a particular point, will be called as menopause. मतलब कि ये स्टार्ट होने के बाद में और एक पॉइंट पर एक एज पर आके खत्म हो जाएगा और उस स्टॉपिंग एज को बोलेंगे मेनोपॉज. ठीक है, तो हम देखते हैं पहला. In testes, the immature male germ cells called as spermatogonia will produce spermatozoa by the process called as spermatogenesis, जो कि प्यूबर्टी के समय शुरू होती है. ठीक है, अब हम लोग डिटेल्स देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं. यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है एक डायग्राम जो कि NCERT से लिया हुआ है और ये डायग्राम जो है इस पर्टिकुलर डायग्राम की डिटेल्स भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी पर प्रोसेस कंप्लीटली पढ़ने के बाद में. ठीक है, नाउ यू ऑल कैन सी हियर दिस इज अ स्पर्मेटोजोआ एंड हाउ आर यू एबल टू सी इज दैट इट इज अपीयरिंग टू बी अ मोटाइल काइंड ऑफ सेल, अ सेल विच इज हैविंग अ फ्लेजिला जिसकी थोड़ा सा एपिक्स पोर्शन या हम बोलेंगे एंटीरियर पोर्शन ब्रॉड है. ठीक है, और जो टेल पोर्शन है वो बहुत ज्यादा नैरो है, थिन सा है. ठीक है, तो ये एक अलग सा ही डिफरेंशिएटेड सेल है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ. इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो वन बाय वन हम लोग एक एक स्टेप करके पढ़ते हैं. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा पॉइंट्स पहले कवर अप कर लेते हैं, समझ लेते हैं. देखो मैं पॉइंट जो समझा रही हूँ वो ध्यान देना प्लीज. ठीक है, पॉइंट समझने के बाद में जो मैंने फ्लो चार्ट तुम्हारे लिए बना रखा है वो पढ़ोगे तो तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा हर एक चीज. ठीक है, अब देखो हम लोगों ने जब टेस्टिस की डिटेल्स पढ़ी थी तो हमने देखा था कि टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर
प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो प्रकार के सेल प्रेजेंट थे, दो टाइप के सेल प्रेजेंट थे। एक पर्टिकुलर सेल का नाम था, टाइप ऑफ सेल का नाम था स्पर्मेटोगोनिया सेल, और दूसरे पर्टिकुलर सेल का नाम था सर्टोली सेल। ठीक है, याद है, एक सेल का नाम था स्पर्मेटोगोनिया सेल और दूसरे सेल का नाम था सर्टोली सेल, जो कि मैं आपको यहां पर दिखा रही हूं। ये हो जाएगा सर्टोली सेल, इलोंगेटेड वाला, और ये वाले हो जाएंगे जो क्यूबिकल क्यूबॉइडल शेप के दिख रहे हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। ठीक है, हमने पहले भी देखा था कि सर्टोली सेल्स जो होते हैं इनका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को, स्पर्मिएशन में भी रोल होता है इनका। ठीक है, सर्टोली सेल्स को नर्स सेल बोलते हैं, सस्टेंटाक्युलर सेल बोलते हैं, ये और भी बहुत सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट कर रहे थे। पर जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, और वो ये वाले हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस किस प्रकार से प्रोसीड ऑन होगी इसकी हम डिटेल्स देखते हैं। तो एज वी ऑलरेडी नो, हम सब पहले से जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऑफ कोर्स सी बात है कि मियोसिस का इन्वॉल्वमेंट होगा ही, क्योंकि गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, गैमीट हमेशा ही एक हैप्लॉइड सेल होगा, लेकिन गैमीट बनाने वाले जो सेल्स हैं, गैमीट मदर सेल्स, मतलब कि ये गोनिया वाले सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, oogonia, ये सेल्स होते हैं डिप्लॉइड, 2n हो जाते हैं ये वाले सेल्स, और ये वाले सेल्स जो बन रहे हैं ये होते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, तो यहां पर क्रोमोसोम नंबर का रिडक्शन होने के लिए मियोसिस तो इन्वॉल्व होना ही होना है। ठीक है, तो हाउ इट विल प्रोसीड, तो हम देखते हैं। जब ये मैंने बताया आप लोगों को स्पर्मेटोगोनिया सेल्स प्रेजेंट हैं, क्यूबॉइडल वाले सेल्स जो प्रेजेंट हैं, ये वाले सेल्स, ये वाले सेल्स, ये सेल भी दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, इसको मैं दो टाइप लिख देती हूं, यहां पर मैं लिख रही हूं, देखना ध्यान से, स्पर्मेटोगोनिया कैन बी ऑफ टू टाइप्स, टाइप ए हो सकते हैं वो, या तो फिर वो हो सकता है टाइप बी। जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या काम करेंगे, और जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या काम करेंगे, ये वाला हमें इस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट से समझ में आएगा। यहां आप लोग ध्यान दो, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया कहीं लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, ये सबसे पहला वाला सेल ही टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया लिख के दिखा रहा है, ये रहा। ठीक है, और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया दिख रहा है, वो है ये। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि स्पर्मेटोगोनिया सेल माइटोटिक डिवीजन परफॉर्म करके और भी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनाते हैं, वो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स फर्दर माइटोटिक डिवीजन परफॉर्म करके और भी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनाते हैं, तो ये पॉइंट एक गलत पॉइंट नहीं है। उसका कारण ये कि अगर सारे के सारे जितने भी प्रेजेंट स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं ये वाले, ये डायरेक्टली मियोसिस में चले जाते अगर, तो एक लिमिट के बाद तो पॉसिबिलिटी ही नहीं थी स्पर्म फॉर्मेशन की, क्योंकि सारे के सारे एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इनको एग्जॉस्ट नहीं हो जाएं, ये खत्म नहीं हो जाएं, इसके लिए इनको अपने आप की कॉपीज बनानी पड़ती हैं बहुत सारी। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ एक सेल्स ऐसे होंगे जो कि अपनी कॉपीज बनाते रहेंगे हमेशा, वो कभी भी स्पर्म फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। और कुछ एक स्पर्मेटोगोनिया सेल्स ऐसे होंगे जो कि हमेशा ही स्पर्म फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, वो कभी भी अपनी कॉपीज नहीं बनाएंगे। स्पर्मेटोगोनिया ने अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया दो प्रकार में। ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है ना, ये हमेशा ही और स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं, लेकिन टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो होते हैं, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो होते हैं, ये वो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होते हैं जो कि थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन गेन करके और फिर अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जाने वाले हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट समझाए मैंने, दोनों पॉइंट्स को मैं यहां लिख देती हूं जहां पे मैंने टाइप ए और टाइप बी लिखा हुआ है। ठीक है, एक मिनट। ओके, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया सेल्स क्या कर रहे हैं बताओ। ठीक है, क्या कर रहे हैं ये वो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं जो कि और स्पर्मेटोगोनिया को राइज देंगे। ऐसा करते हैं, हम कलर चेंज कर लेते हैं यहां पर, मोर स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, दे विल गिव राइज टू मोर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। और टाइप बी वाले स्पर्मेटोगोनिया सेल्स क्या करेंगे, दे विल बेसिकली अंडरगो स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इतनी बात हमारे एकदम क्लियर हो गई है शायद से, है ना, आ गई समझ में इतनी बात। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब क्या होता है, मियोसिस वन डिवीजन होता है। पहले तो मियोसिस वन एक ऐसा डिवीजन है
जिसको हम लोग रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, रिडक्शन डिवीजन। अब देखो ध्यान से, यहां देखते हैं। ठीक है, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया सेल ही आगे की तरफ प्रोसीड हो रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस में। ये टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स थोड़ा थोड़ा सा न्यूट्रिशन गैदर कर लेंगे डिवाइड होने के पहले। ठीक है, जैसे कि हम लोग हमेशा जानते हैं साइटोप्लाज्म की गैदरिंग होती है और उसके बाद ही डिवीजन चालू होता है, क्योंकि जब एक सेल से दो सेल बनेंगे तब उन दोनों सेल्स के पास साइटोप्लाज्म पहुंचाना पड़ेगा, इसीलिए साइटोप्लाज्म की गैदरिंग पहले होगी, साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन पहले होगा। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे बने? कोई भी डिवीजन नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ? तो मैं बोलूंगी यहां पर गेन साइटोप्लाज्म, गेन ऑफ साइटोप्लाज्म हुआ इस वाले स्टेप में। ठीक है, गेन ऑफ साइटोप्लाज्म हुआ और उन्होंने बना लिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 में जाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 में जाएंगे। हर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर मैंने बोला होता कि स्पर्मेटोगोनिया ने सिर्फ न्यूट्रिशन ही गेन किया है और वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकती कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो सेल्स हैं ये वाले सेल्स डिप्लॉइड ही होंगे, 2n होंगे, और जब ये मियोसिस 1 में जाते हैं तब जो रिजल्टेंट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बन रहे हैं ना, ये होंगे हैप्लॉइड। तो हमें समझ आ गया, 2n से nn बना, 2n से nn बना। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड सेल था, उससे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दोनों के दोनों हैप्लॉइड सेल्स बने। ये हुआ मियोसिस 1, ये हुआ रिडक्शन डिवीजन। ठीक, इतना समझ आ गया। तो हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आ गए। अब हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं दे विल अंडरगो मियोसिस 2, और मियोसिस 2 इज नॉट अ रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस 2 बल्कि होता है इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, जैसे कि माइटोसिस होता है, जहां हम बोलते हैं माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर डिवाइड नहीं होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होगा। ठीक है, रिजल्टेंट सेल माइटोटिक डिवीजन करने के बाद में सेल्स का क्रोमोसोमल कंटेंट इंटीग्रेटेड रहता है। मतलब कि अगर मैंने कहा कि ये एक स्पर्मेटोगोनिया सेल था, इसने और स्पर्मेटोगोनिया सेल्स माइटोसिस से बनाए, तो दोनों के दोनों 2n बने। ठीक है, तो ये पॉइंट तो आप लोगों को, सभी लोगों को क्लियर हो गया है कि जब भी हम लोग बात करते हैं माइटोसिस की तो हमेशा हम ध्यान रखेंगे क्रोमोसोमल कंटेंट इंटीग्रेटेड रहने वाला है। ठीक है, अब पॉइंट समझो, जब मैंने बोला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 में जाते हैं और मैंने कहा ये डिवीजन माइटोसिस के जैसा ही होता है, तब इसका मतलब ये है कि हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल जो है वो 2-2 सेल्स तो बना रहा है, एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं, लेकिन क्रोमोसोमल कंटेंट जो है वो अगर इसके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के पास में n है तो स्पर्मेटिड के पास में भी n और n है। यहाँ n/2 मत लिख देना। ठीक है, क्योंकि हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन नहीं हो रहा, क्रोमोसोम कंटेंट हाफ नहीं होगा, वो सिर्फ मियोसिस 1 में होता है। इज दिस क्लियर टू ऑल? तो हमने बोला कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने थे, हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2-2, एक मतलब एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बने। ठीक है, इससे 2, इससे 2, इससे 2 और इससे भी 2। ओके, अब क्या सीन होता है? अब सीन होता है कि स्पर्मेटिड अब फर्दर किसी डिवीजन में नहीं जाएंगे। इनफैक्ट ये स्पर्मेटिड्स जितने भी हैं हमारे सामने, ये सारे के सारे स्पर्मेटिड्स एक सेल डिफरेंशिएशन अंडरगो करेंगे, सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस। और सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस को यहां पर हम लोग लिख देते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, सेल डिफरेंशिएशन से, सेल डिवीजन से नहीं, हम बोल देंगे स्पर्मियोजेनेसिस। इज दिस क्लियर टू ऑल? क्या क्या पॉइंट समझ में आए? बहुत सारे घूम गए।
ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एकदम सिंपल सा फ्लो चार्ट बना के तुम्हारे लिख रही हूं, देखो ध्यान देना, एकदम सिंपल सा फ्लो चार्ट, ठीक है। देखो ओके, यहां देखते हैं, ठीक है। मैंने कहा स्पर्मेटोगोनिया सेल्स दो टाइप के हो सकते थे, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स दो टाइप के हो सकते थे, टाइप ए एंड टाइप बी। हमने टाइप ए सेल को लिया ही नहीं, हमने टाइप बी लिया, क्योंकि हमें मालूम है कि स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी ही स्पर्मेटोजेनेसिस में जाएगा, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो होते हैं ये होते हैं बेसिकली 2n, ठीक है, 2n। हर एक स्पर्मेटोगोनिया सेल ने साइटोप्लाज्म गैदर किया, साइटोप्लाज्म गैदर किया, कोई डिवीजन नहीं हुआ अभी यहां पर, ठीक है, सिर्फ साइटोप्लाज्म में गैदरिंग हुई और हमने बोला बन गया है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वो भी क्या हो गया 2n। यहां से आती है डिवीजन की बात, तो यहां तक तो डिवीजन हुआ ही नहीं था, ठीक है। यहां से आती है डिवीजन की बात, जहां मैं बोलूंगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो करता है मियोसिस 1, मियोसिस 1 जो कि एक रिडक्शनल डिवीजन है, जो कि एक रिडक्शनल डिवीजन है, और ये बना देता है, और ये बना देता है क्या, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाता है ये, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और दोनों के दोनों हैप्लॉइड हैं, ठीक है। तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और दूसरा भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इतना समझ आ गया सभी को। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बने दो दो, ठीक है, ओके। हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो अंडरगो करेगा मियोसिस 2 डिवीजन को, किसको, मियोसिस 2 डिवीजन को, जो कि रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है, जो कि कैसा डिवीजन होता है, इनफैक्ट इक्वेशनल डिवीजन। और यहां मैं लिख देती हूं इसको इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। और ये बनाते हैं स्पर्मेटिड, क्या बनाते हैं ये, स्पर्मेटिड। हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो स्पर्मेटिड बनाएगा, हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो स्पर्मेटिड बनाएगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख देती हूं कि सारे के सारे स्पर्मेटिड जो हैं वो बने n हैप्लॉइड। फिर से हम ऐसे ही करते हैं ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं हो, मैं सेल का ही नाम लिखती हूं उधर डायरेक्टली, ठीक है। चलो ओके, देखो तो मैंने लिखा यहां पर स्पर्मेटिड बना, एक स्पर्मेटिड बना, दूसरा, ठीक है, इतना आया, स्पर्मेटिड बना, इधर भी एक, ठीक है, स्पर्मेटिड बना, इधर भी एक, ठीक है। हर एक स्पर्मेटिड अब जाएगा वापस से किस में, हम बोलेंगे कि ये सब जाएंगे सारे के सारे, दे ऑल विल अंडरगो द सेल डिफरेंशिएशन, नो मोर डिवीजन, ठीक है। हम इसको बोल देंगे स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म स्पर्म। एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म बनेगा हमेशा, एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म बनेगा हमेशा। ये कितने से क्या बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्वेश्चंस इस प्रकार के आते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस इस प्रकार के आते हैं हमारे सामने। आपको मैंने लेट अस सपोज पूछ लिया क्वेश्चन, समझना, ठीक है। मैंने अगर पूछा आपसे, यहीं पे पूछती हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर होगा, मैं लिख देती हूँ इसको कलर चेंज करके ब्लू, ठीक है। मैंने पूछा, एक इंसान को पूछा जाता है क्वेश्चन में कि 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं, ठीक है, तो कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। ऑटोमेटिकली डबल हो रहा था, ठीक है। हमने देखा यहां पर 1 से 2 बन रहे थे, याद करो, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो क्या लिख दूंगी मैं इसको, मैं लिख दूंगी 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, दैट विल बी 2, ठीक है। अगर मैंने पूछा होता 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, तो इंटू 4 करना है ऑटोमेटिकली, तो हम बोलेंगे 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोजोआ बन सकते हैं, दैट विल बिकम इंटू 4, इट विल बी 400 स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स, ठीक है। अगर मैंने पूछा होता कि 200 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, एक से कितने बनते हैं,
2, तो 200 से कितने बनेंगे? 400। सिंपल था ना। तो अगर ये वाला सीक्वेंस भी लिया है तो गड़बड़ थोड़ी ना है। इट इज वेरी क्लियर टू ऑल। इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व भी करेंगे। वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस सम ऑफ द क्विज पॉसिबिलिटीज ऑन द ग्रेविटी सर्कल बायोलॉजी चैनल, ठीक है, विच वी आर ट्राइंग फॉर डेफिनेटली। और आई वॉन्ट द सपोर्ट कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियोस देखते हैं प्लीज सब्सक्राइब क्लिक कर दें, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स वीडियोस देख रहे हैं प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स पे या फिर आपके जितने भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, ताकि जितनी भी चीजें हम लोग न्यू इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो सभी लोग उसका पार्ट बन सकें, ठीक है। ग्रेविटी सर्कल बायोलॉजी फैमिली को बहुत बड़ा बनाना है आप लोगों को। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो चलो इतनी बात हमारी समझ आ गई है। अब मैं तुमको सिंपल जो मैंने लिखा है पूरी बात वो सिर्फ मैं थ्योरी में समझा देती हूँ पढ़ के, ठीक है। और मुझे पक्का यकीन है तुम्हें बिल्कुल समझ आ जाएगा पूरा। देखो, द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हमने देखा था, मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन और इट फॉर्म्स मोर स्पर्मेटोगोनिया, ये इंक्रीज करते हैं नंबर में, ठीक है। हर स्पर्मेटोगोनिया एक डिप्लॉइड सेल होता है 2n और उसके पास में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन के सारे सेल्स के पास में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया सेल के पास में होते हैं 46 क्रोमोसोम। चलो ओके, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ह्यूमन के बाकी सारे सेल्स बॉडी के उनके पास में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ये तुम्हें आज कमेंट में आंसर करके बताना है मुझे, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सम ऑफ दिस स्पर्मेटोगोनिया, इनमें से कुछ एक स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो हैं उनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया, साइटोप्लाज्म का गैदर कर लिया और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब मियोसिस के अंदर एंटर कर जाएंगे, ठीक है। द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट meiotic division which is a reduction division leading to formation of two equal haploid cells called as secondary spermatocytes, clear है, which have only 23 chromosomes in each cell, that means half हो गया, ठीक है। The secondary spermatocytes undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids। अब समझ आ गया सभी को, ठीक है। तो हमने जो फोटोग्राफ देखी थी शायद वो भी क्लियर हो गई होगी, देखो क्लियर हुई है। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड meiotic डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। ये 4 डायरेक्टली लिख दिया इन्होंने। क्या आप लोग कॉन्टेक्स्ट समझ पाए पॉइंट का? जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है ये वाली, इस पॉइंट का कॉन्टेक्स्ट क्या है? क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका? द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो द meiotic डिवीजन सेकेंड टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। पर हम तो ये देख रहे थे कि ये तो बेसिकली कितने बना रहा था, एक सेल 2 सेल बना रहा था। ये कितने की बात कर रहे हैं? ये 2 सेल कितने बनाएंगे उनकी बात कर रहे हैं। तो हमें यहां पर ये पॉइंट समझना चाहिए। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की जगह मैं लिख देती हूं 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स undergo second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids। Now this is more clear, ठीक है। The spermatids are transformed into the spermatozoa by the process called as spermiogenesis, जो कि डिवीजन नहीं है, सिर्फ डिफरेंशिएशन है। और इसके बाद क्या होता है, अब हम ये देखते हैं इसके बाद क्या होता है। जब मैंने बोला ये स्पर्म बन चुके हैं, स्पर्मेटोजोआ बन गए हैं, ठीक है, तब क्या होगा? ये स्पर्मेटोजोआ बन गए हैं तब क्या हो रहा है? तब ये हो रहा है कि स्पर्मेटोजोआ सेल जो है ना, आप लोगों को सर्टोली सेल के अंदर धंसे हुए नजर आ रहे हैं। देखो ध्यान से, ये सारे के सारे जो हैं ये सर्टोली सेल के अंदर धंसे हुए हैं इस प्रकार से। एनसीईआरटी के डायग्राम में बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है ये वाले में, ठीक है। आई कैन बेट ऑन दिस डायग्राम हैज नो क्लैरिटी एक्चुअली, ठीक है। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए इसके बिल्कुल सिमिलर दिखने वाला ये डायग्राम लेके आई हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि सर्टोली सेल का बाउंड्री क्या है। एनसीईआरटी में सर्टोली सेल की बाउंड्री नहीं बनाई, बड़ी समस्या वाली बात है। एनसीईआरटी को करेक्ट करने के लिए बोलना पड़ेगा, ठीक है। मुझे ध्यान दिलाना प्लीज कमेंट में कोई भी एक इंसान कि मैम एनसीईआरटी में करेक्शन भेजना है, वो ये वाला करेक्शन है, ठीक है। चलो बाय द वे आगे बढ़ते हैं। सबको समझ आ गया? देखो अब बिल्कुल क्लियर हो गया। अब सिर्फ एक बार फोटो देख लो, दिमाग में आ जाएगी। एक स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना दिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड बना दिया, ठीक है। स्पर्मेटिड ने क्या बना दिया होगा? स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ जैसे बन जाते हैं वो जा जाके धंस जाते हैं,
चिपक जाते हैं किसके ऊपर, सर्टोली सेल के ऊपर, और उससे वो न्यूट्रिशन गेन करते हैं जब तक वो रिलीज ना हो जाए तब तक, ठीक है, जब तक वो रिलीज ना हो जाए तब तक वो न्यूट्रिशन गेन करते हैं। एक और पॉइंट है, सर्टोली सेल्स जो हैं वो और भी कुछ काम करते हैं जो कि हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं स्पर्मियोजेनेसिस में, ठीक है। तो इतना समझ आ गया सभी लोगों को, दिस मच इज डन अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी दैट आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म का हेड पोर्शन जो है वो सर्टोली सेल में धंस जाएगा और फिर फाइनली रिलीज कर दिए जाएंगे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। ये दोनों लाइंस स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन में कंफ्यूजन होता है बच्चों को। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है, स्पर्मियोजेनेसिस मैं यहां लिख देती हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म by differentiation of spermatid, ठीक है, इतना आया। अच्छा ओके, स्पर्मिएशन क्या है, स्पर्मिएशन क्या है, रिलीज ऑफ स्पर्म in seminiferous tubule, this is spermiation, ठीक है क्या। चलो तो इतनी बात पूरी क्लियर कर दी है तुम्हारे, मैं इस प्रकार से पढ़ा रही हूँ ये चैप्टर कि तुम्हें नीट के अंदर चाहे बोर्ड के अंदर कहीं पे भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। चलिए ओके, दिस मच इज डन। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू अनदर टॉपिक which is called as the hormonal regulation of spermatogenesis. Hormonal regulation of spermatogenesis कैसे होती है, हम लोग ये पॉइंट समझ रहे हैं, ठीक है। तब अब एक एक पॉइंट को समझेंगे। आई विल यूज पॉइंटर फॉर द सेम। देखो, हाइपोथैलेमस सब लोग लोकेशन जानते हैं उसकी, डायनसिफिलॉन में होता है, फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन एरिया में। और उसके अलावा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, उसमें मैं बात कर रही हूँ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन्स बनाता है जिसका नाम होता है LH और FSH। ये LH और FSH जो हैं दोनों के दोनों ये टेस्टीज के ऊपर एक्ट करते हैं। इतनी बेसिक बात हमें क्लियर होनी चाहिए पहले, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या बनाता है, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बनाता है, उसका नाम होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको बोलते हैं GnRH। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि वो बना सके गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स का मतलब होता है LH एंड FSH, ठीक है। तो यहां मैं लिख देती हूं गोनाडोट्रोपिन इज नथिंग डिफरेंट बट LH एंड FSH, ठीक है। ये LH और FSH जो हैं ये दोनों क्या हैं, गोनाडोट्रोपिन्स है। LH, अब पहला हम LH देखते हैं, ठीक है, ये वाला LH जो है, LH हार्मोन का नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या नाम होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH इज ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मेल के केस में ये वर्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस्तेमाल करने की जगह LH का इंटरचेंजेबल वाला नाम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं ICSH, which is called as interstitial cell stimulating hormone, ठीक है। क्योंकि it will go and it will act on किस पे, लीडिक सेल्स के ऊपर जाके काम करेगा, इसलिए हम बोल देते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो दिख रहा है हमको यहाँ पर LH जा रहा है और काम कर रहा है लीडिक सेल्स के ऊपर। लीडिक सेल्स क्या बनाते हैं, ठीक है, तो लीडिक सेल्स बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ओके। तो लीडिक सेल्स ने क्या बनाया, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन। और हम सबको मालूम है कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो बहुत सारे काम करवाता है, बहुत सारे काम करवाता है, जिसके अंदर सेक्सुअल ड्राइव को इंक्रीज करता है वो मेल के केस में, एनाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, मतलब कि प्रोटीन ज्यादा बनवाएगा मेल की बॉडी में ताकि मसल डेवलपमेंट हो पाए,
ठीक है। और मेल के केस में बोन ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल ये होता है, जैसे कि फीमेल के केस में एस्ट्रोजन हार्मोन बोन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसे ही मेल के केस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोन ग्रोथ में रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए ओके, इतना आ गया। एक और इसका और अदर एस्पेक्ट देखते हैं, वो ये है कि टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा अगर, तो कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहेंगे। तो ये मेंटेन करता है सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, उनके स्ट्रक्चर को, उनके फंक्शनैलिटी को, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल यही है। मतलब कि जो मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि हम बोलेंगे एडोलेसेंस के ऊपर बियर्ड मोस्टैच का अपीयरेंस होना, वॉइस थोड़ी सी लाउड हो जाना, ठीक है, मैं पिच हाई नहीं बोल रही हूँ, लो पिच लाउड वॉइस, भारी आवाज, और भी बहुत सारे, जैसे कि मेल सेक्सुअल ड्राइव, लिबिडो बोलते हैं जिसको, ये सारे के सारे फंक्शंस कौन रेगुलेट कर रहा है मेल के अंदर? टेस्टोस्टेरोन। इतना सबको समझ आ गया है क्या? और वहीं पर टेस्टोस्टेरोन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि टेस्टोस्टेरोन जो है बेसिकली वो स्पर्मेटोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो हमें क्या समझ आया? हाइपोथैलेमस ने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनाया। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाके काम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है ताकि वो रिलीज कर सके गोनाडोट्रोपिन्स, जिसमें दो हार्मोन आते हैं, एक आता है एलएच, एक आता है एफएसएच। हम पहले एलएच की बात कर रहे हैं। एलएच हार्मोन को मेल के केस में बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और वो जाके काम करता है इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर जिनका नाम है लीडिक सेल्स, और लीडिक सेल्स से बनवाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के मेंटेनेंस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के मेंटेनेंस, सेक्सुअल ड्राइव इंक्रीज करना, ठीक है, एग्रेसिवनेस इंक्रीज करना, बोन ग्रोथ करवाना, मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिक एक्टिविटी प्रमोट करना, मसल ग्रोथ को प्रमोट करना। ये बातें क्लियर है? अब हम आ जाते हैं कि एफएसएच क्या काम कर रहा था। एफएसएच क्या काम कर रहा था? ठीक है, तो हमने देखा ये वाला हार्मोन क्या काम करेगा। एफएसएच जो है बेसिकली ये जाके काम करता है वो इलोंगेटेड वाले सेल्स के ऊपर, सर्टोली सेल्स के ऊपर। सर्टोली सेल्स को बोलता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में अपना योगदान दो। ठीक है, तो सर्टोली सेल्स का योगदान किस स्टेज पे आता है? सर्टोली सेल्स का योगदान आता है स्पर्मियोजेनेसिस वाले स्टेज में, जहां पर स्पर्मेटोजोआ के को एम्बेड करने के बाद में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उनका एक्सेसिव साइटोप्लाज्म गेन कर लेना, स्पर्मेटेड जैसे गोल स्ट्रक्चर से स्पर्मेटो जैसा फ्लेजिलेटेड स्ट्रक्चर, मोटाइल स्ट्रक्चर बना देना, यहां उसका योगदान है। ये होगा स्पर्मियोजेनेसिस में मेन रोल है उसका। ठीक है, तो मैं यहां एक पॉइंट लिख रही हूं, ध्यान देना प्लीज। वाया स्पर्मियोजेनेसिस, via spermiogenesis it will help spermatogenesis। एक और काम है कि मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा किसको मालूम होगा कि कितने स्पर्मेटोजोआ बन गए हैं? शायद हम ये बोल सकते हैं जिनके ऊपर वो धंसे हुए हैं उनको मालूम होगा, राइट? तो सर्टोली सेल्स को सबसे ज्यादा मालूम होता है कि स्पर्मेटोजोआ कितने बन गए हैं, और जितने एडिक्वेटली रिक्वायर्ड स्पर्मेटोजोआ हैं अगर उतने बन गए हैं तो क्या अब फर्दर और स्पर्मेटोजोआ बनने को थोड़े टाइम के लिए, टेम्पररी मोमेंट ऑफ टाइम के लिए रोक देना चाहिए? उचित होगा। इस पर्टिकुलर कारण से ये सर्टोली सेल्स एक हार्मोन रिलीज करते हैं। वो हार्मोन प्रोटीनेशियस हार्मोन है। किस प्रकार का हार्मोन है वो है एक प्रोटीनेशियस हार्मोन। मैं यहां लिख देती हूँ प्रोटीन हार्मोन, ठीक है, जिसका नाम होता है इनहिबिन। इनहिबिट कर दो। क्या इनहिबिट कर दो? इनहिबिट कर दो स्पर्म फॉर्मेशन को टेम्पररी। खुद थोड़ी ना कर सकता है, वो बोल सकता है ना कि ऐसा कर दो। तो ये इनहिबिन जो है, इनहिबिन ये नेगेटिव फीडबैक भेजता है एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर कि अभी और एफएसएच ना बनाया जाए, रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, अभी और एफएसएच ना बनाया जाए, रिक्वायर्ड नहीं है। अभी और फर्दर स्पर्मेटोजोआस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि पहले जो बन गए हैं उनका पहले क्या होने दो? स्पर्मिएशन होने दो। इतना सबको समझ आ गया? चलिए, तो हमारा ये वाला पॉइंट पूरा क्लियर हो गया है शायद से।
सभी लोगों का हो गया होगा, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि मेरे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं और उनको जो भी मैं बोल रही हूँ सब दिमाग में जा रहा है। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट में बता दिया करो कि यस मैम हमारे दिमाग में सब कुछ चला गया है। मालूम पड़ा कि मैं सिर्फ बोलती रह गई और तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं आया, फिर मेरा हो जाएगा कल्याणम भवतु। चलो ओके, इतना हो गया, इतना हो गया। एक मिनट यार, पानी पीने का टाइम दो। अब देखते हैं, अब हम आ गए उस स्टेप पे जब मैंने कहा कि गोल से सेल से एक फ्लेजिलेटेड सा सेल बन जाता है। प्रोसेस का नाम क्या है, कोई बोलेगा? प्रोसेस का नाम क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या नाम है? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना। इस प्रोसेस में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं उन पे हम थोड़ा सा ध्यान दें। देखो, ये एक स्पर्मेटिड है। स्पर्मेटिड के पास न्यूक्लियस है, उसके पास में एक्रोसोमल वेसिकल है। एक्रोसोमल वेसिकल है मतलब कि गोल्जी अपैरेटस है। वेसिकल मैं अलग से नहीं बोलते हूँ, हम क्या बोल देंगे उसको? गोल्जी अपैरेटस। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये एक्रोसोमल वेसिकल कौन है? मैं लिखती हूँ गोल्जी अपैरेटस है। गोल्जी अपैरेटस है, ठीक है, इज इक्वल टू एक्रोसोमल वेसिकल। ओके, चलिए और क्या है? इसके पास में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब ये चीजें होंगी। दैट इज वेरी डेफिनेट कि एक सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे इसके अंदर होंगे ही, ऑफ कोर्स। ठीक है, अब क्या होता है, देखो तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें क्या नजर आ रहा है कि सेंट्रियोल्स जो हैं इस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, जो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं वो आके एक तरफ अरेंज हो गए, एक तरफ अरेंज हो गए। दूसरा तुम्हें क्या नजर आया कि जो गोल्जी अपैरेटस है बेसिकली वो भी एक तरफ अरेंज हो गया, एक तरफ अरेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे क्या समझ में आ रहा है? अच्छा, एक्रोसोमल वेसिकल का मतलब बेसिकली है जहां पर एक्रोसोम बनेगा, गोल्जी अपैरेटस उसको एंजाइम देगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। सेंट्रियोल अरेंज होने के बाद में क्या हो रहा है? जो नीचे वाला सेंट्रियोल है, नीचे वाला, ये वाला, इस सेंट्रियोल ने राइज दे दिया एक टेल को, एक फ्लेजिला को, और ऊपर वाले सेंट्रियोल वैसे ही प्रेजेंट है अभी भी, ठीक है। और क्या बदलाव हो रहा है? और बदलाव कुछ ऐसा हो रहा है कि जो साइटोप्लाज्म एक्सेस में हमें दिख रहा था, राउंड शेप था सेल का, वो राउंड शेप ना रहते हुए थोड़ा इलोंगेटेड शेप हो रहा है, और ये साइटोप्लाज्म एक्स्ट्रा में जितना भी है वो शेड होते जा रहा है, ठीक है, शेड होते जा रहा है। और क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? और बदलाव ये देखने को मिल रहा है कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट थे ढेर सारे, ये माइटोकॉन्ड्रिया सारे के सारे आके अलग ही प्रकार से अरेंज हो रहे हैं। दे आर अरेंजिंग स्पाइरली। ये सारे के सारे इस एक्सियल फिलामेंट मतलब कि टेल के आसपास में आके स्पाइरल अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, पर पूरी टेल के आसपास में नहीं है, ये ऊपरी भाग ऑफ टेल के आसपास में स्पाइरली अरेंज्ड है, ठीक। तो ये समझ में आ गया। तो न्यूक्लियस दिख रहा है और न्यूक्लियस के बिल्कुल ऊपर आ गया एक्रोसोम। उस एक्रोसोम के अंदर क्या आ गया है? गोल्जी अपैरेटस के द्वारा प्रदान किए गए एंजाइम्स, ठीक है। ओके, इतना आया समझ में। अब हम क्या देखते हैं कि स्पर्मेटोजोम में और क्या बदलाव हुआ? बदलाव ये हुआ कि जो न्यूक्लियस था, जो कि पहले गोल सा दिख रहा था, वो कैसा हो गया? इट हैज बिकेम एलोंगेटेड न्यूक्लियस नाउ, इलोंगेटेड न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस कैसा हो गया? इलोंगेट हो गया बिल्कुल प्रॉपरली, ठीक है। अच्छा, ये न्यूक्लियस जो है ना, इसको अंदर की तरफ है, मान लो कि ये ऐसे है, इसके जस्ट अंदर की तरफ न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस इलोंगेट हो गया है, उसके ऊपर एक्रोसोम प्रेजेंट है, और फिर फाइनली स्पर्म का अपीयरेंस ऐसा कुछ दिखता है जहां पर साइटोप्लाज्म कुछ है ही नहीं। किसने खाया साइटोप्लाज्म? जो बहुत मोटे सेल्स हैं, कौन से बताओ? सर्टोली सेल्स। तो जो एक्सेसिव में शेड किया गया साइटोप्लाज्म था, इनको ऑब्जॉर्ब किसने किया? इनको ऑब्जॉर्ब किया सर्टोली सेल्स ने, ताकि वो फर्दर डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को उस पर्टिकुलर शेड करे हुए साइटोप्लाज्म से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। रीसाइक्लिंग चल रही है साइटोप्लाज्म की, ठीक है। आ रही है बात समझ में? इतना पूरा समझ आया? और फिर फाइनली हमारे सामने कुछ ऐसा स्पर्मेटोजोआ आता है। एनसीईआरटी की बुक का ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या समझना है, ध्यान देना। पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजोआ क्या होते हैं? एक होता है हेड, दूसरा होता है नेक, तीसरा होता है मिडिल पीस, चौथा होता है टेल, ठीक है। क्या क्या होता है? हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल, जिसमें मैं हाईलाइट कर रही हूं, ध्यान से देखना हर एक चीज को। हेड पोर्शन के पास में हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, डेफिनेटली दिख ही रही है, ठीक है। उसकी जस्ट अंदर की तरफ प्रेजेंट है
न्यूक्लियस के ऊपर की तरफ प्रेजेंट है एक्रोसोम, न्यूक्लियस के ऊपर की तरफ प्रेजेंट है एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर ढेर सारे एंजाइम्स भरे हुए हैं। ये एंजाइम्स का नेचर किस प्रकार का है? ये सारे एंजाइम्स जो हैं दे आर ऑल गोइंग टू बी हाइड्रोलाइटिक टाइप। ये किस प्रकार के हैं? दे आर ऑल गोइंग टू बी हाइड्रोलाइटिक, फिल्ड विथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स। चलो इतना आ गया। अच्छा, एक्रोसोम समझ आ गया। फिर क्या दिख रहा है हमको? हमें दिख रहा है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्रोमोसोमल कंटेंट, जिसका नंबर कितना होगा? 23, ठीक है, याद है ना, हाफ है क्योंकि, इसीलिए एन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, एन हैप्लॉइड सेल है, ठीक है। फिर क्या दिख रहा है हमें? यहाँ पे दिख रहा है हमें नेक एरिया। हेड हो गया कंप्लीट, नेक आ गया। नेक एरिया में बेसिकली ध्यान देके देखोगे अगर तो, देखना 1 मिनट, रुको मैं तुम्हारे लिए इसको क्या कर देती हूँ, थोड़ा जूम कर देती हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुको। ये देखो, ठीक है, अब इसको देखिए अगर हम ध्यान से तो नेक वाले एरिया में हमें एक्चुअल में क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है नेक वाले एरिया के अंदर इधर एक सेंट्रियोल से पूरा का पूरा जो है ये टेल निकलता हुआ, ठीक है, और एक सेंट्रियोल और है जो कि इन्होंने ऊपर की तरफ है, दिखाया नहीं, दर्शाया नहीं। तो हमें ये पॉइंट समझना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर सेंट्रियोल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तुम्हारे लिए एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर एक गोल सा सेंट्रियोल बना देती हूँ ताकि तुम भूल ना जाओ कि इधर 2 सेंट्रियोल थे, एक नहीं, इधर एक सेंट्रियोल ऊपर भी है, ये वाला है। इसको मैं लिख देती हूँ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ऊपर वाला सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। इसका आगे बहुत योगदान आएगा, ये बेसिकली जाइगोट की क्लीवेज में रोल प्ले करते हैं। नीचे वाला सेंट्रियोल जो है ना, इसको हम बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, जिसने कि ये एक्सियल फिलामेंट बनाया, ठीक है। अच्छा, नेक में 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट है, इतना ही है नेक। फिर आता है मिडिल पीस जो कि इतना कुछ है, ये मिडिल पीस। मिडिल पीस में हमें देखते हैं स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया, और इस प्रकार के स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक वर्ड है जो कि नीट प्रोबेबली 2016-17 के अंदर क्वेश्चन आया था, वो था निबन कर्ण of sperm is what? Nibbon kern is basically the spiral arrangement of mitochondria inside the middle piece. Spirally arranged mitochondria को क्या बोलते हैं? निबन कर्ण, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? मिडिल पीस ऑफ स्पर्म में, बीच का जो पोर्शन है उसमें, ये रहा, ठीक है। These are the spirally arranged mitochondria. ओके, चलो ये वाले क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर फाइनली आता है हमारे पास में टेल, ये है टेल, दिस मच पोर्शन इज गोइंग टू बी टेल। डन, इतना समझ आ गया। एक और चीज है जो कि यहां पर बनाई हुई है, ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस? ये एक अलग सा सेंट्रियोल है, इसको बोलते हैं रिंग सेंट्रियोल, जिसका ओरिजिन ही नहीं मालूम, क्योंकि ये स्पर्मेटिड में नहीं होता और ये स्पर्म में आ जाता है। इसका योगदान भी नहीं है कुछ खास, तो इसीलिए रिंग सेंट्रियोल प्रेजेंट तो होता है पर उसको इग्नोर करके चलते हैं, उसको लेबल भी नहीं करते क्योंकि उसका खास कोई योगदान है नहीं और उसका ओरिजिन भी नहीं मालूम, ठीक है। दीज आर द थिंग्स। अब हमें देखना है कि क्या क्या बदलाव हुए, और जो मैंने तुमको बताया वो मैं थियोरेटिकली समझा रही हूँ हर एक पॉइंट को, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम येलो कलर लेते हैं ताकि तुम्हारे लिए इजी हो विजिबिलिटी वाइज। स्पर्मेटोजेनेसिस के समय, ठीक है, हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू द स्पर्मेटोजोआ, क्या क्या बदलाव होते हैं, ठीक है। व्हाट आर द चेंजेस व्हिच विल टेक प्लेस व्हेन द स्पर्म फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। ओके, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वेयर इट विल नॉट कम स्पर्मेटोजेनेसिस ओवर हियर, इजंट इट? इट शुड कम स्पर्मियोजेनेसिस ओवर हियर। हम बदलाव कर देते हैं यहाँ पर, ये टाइपिंग एरर है प्रोबेबली। स्पर्मियोजेनेसिस के समय क्या बदलाव होते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, पहला बदलाव न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस कैसा हो जाता है? न्यूक्लियस स्फेरिकल की जगह न्यूक्लियस इलोंगेटेड हो जाता है, ये पहला बदलाव हुआ। दूसरा बदलाव, एक्रोसोम की फंक्शनिंग कैसे? एक्रोसोम स्पर्मेटोजोआ का किससे डराया हुआ? मैंने बताया था गोल्जी एपैरेटस उसमें एंजाइम डोनेट करेगा, याद करो। तो गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन होके एक्रोसोम बन जाता है। एक्रोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जिनको हम अभी इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन के अंदर पढ़ेंगे उस पर्टिकुलर स्टेज को,
ठीक है, कि कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, क्या करते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रोजोम में क्या बदलाव होंगे। द सेंट्रोजोम ऑफ अ स्पर्मेटिड कंसिस्ट ऑफ टू सेंट्रियोल्स। A depression is formed in the posterior surface of nucleus and one of the two centriole gets positioned in the depression with the axis at right angle to the main axis of sperm. इसी को हम लोग बोलते हैं proximal centriole। तुम समझो इस प्रकार का कुछ, देखो मैं बोलती हूँ, सपोज मान लेते हैं ऐसे करके, जस्ट इमेजिन, ठीक है, that this is, let us suppose this is going to be the neck, ठीक है, नेक एरिया। तो ये हो गया प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और ये हो गया डिस्टल सेंट्रियोल, और इसने राइज दे दिया एक्सियल फिलामेंट को और इसने राइज नहीं दिया, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। द अदर सेंट्रियोल विच इज कॉल्ड एज डिस्टल सेंट्रियोल, जो कि नीचे वाला है, बिकम प्लेस्ड बिहाइंड द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के पीछे की तरफ लग जाता है। एक्सिस पैरेलल है इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से, और ये वाला फिलामेंट को राइज देता है, एक्सियल फिलामेंट को राइज देता है, जो कि बेसिकली स्पर्मेटोजोआ की टेल या फ्लेजेला बना रहे हैं। इतना समझ आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बदलाव हुए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बदलाव ये हुए कि माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज हो गया एक्सियल फिलामेंट के आसपास में। वेरी सिंपल, इसी को हमने निबंधकन भी बोल दिया था, याद करो, अभी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है साइटोप्लाज्म में क्या बदलाव हुआ है। कम हो गया ना, तो इतना सारा साइटोप्लाज्म रिड्यूस होके कंडेंस लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म बन गया, रिडक्शन हो गया, यहाँ पे बहुत कम हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या बदलाव हुआ। इट एक्सटेंड्स टू सराउंड द एक्रोसोम, न्यूक्लियस, मिडिल पीस एंड मेन पोर्शन ऑफ एक्सियल फिलामेंट ऑफ द टेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी वो पूरी की पूरी क्या हो गई, सराउंड कर ली, ठीक है। पूरे इलोंगेटेड सेल को सराउंड करने के लिए वो इलोंगेट हो गई, ऐसा है। और एक्सियल फिलामेंट क्या करता है, हमें मालूम है, वो टेल की तरह काम करता है, फ्लेजेला है वो, ठीक है, फ्लेजेला। ओके, ये सब हुआ, तो ये हमारे समझ आ गया पूरा इतना कहानी, ठीक है। तो हमारी अब एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ भी समझ आ जाना चाहिए। फिर इसका मतलब, अगर हम स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर इमेजिन करते हैं तो उसमें हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल होती है। उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे के पूरे स्पर्म के ऊपर एनवेलप बनाती है। स्पर्म का हेड इलोंगेटेड होता है, उसमें एक हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, मतलब कि एन वाला। एंटीरियर पोर्शन उसके ऊपर कैप लाइक एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम में एंजाइम भरे हुए होते हैं, ठीक है। मिडिल पीस के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है न्यूमरस, जिससे एनर्जी बनेगी। एनर्जी ऑफ कोर्स, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो मिडिल पीस कैन बी सेड एज पावर हाउस ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ओके, फिर आ जाएगा कि टेल होती है, और टेल जो है वो मोटिलिटी प्रोवाइड करती है स्पर्म को, जो कि एसेंशियल है फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर मोटाइल नहीं होगा स्पर्म तो वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इतनी बात तो स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में हुई जितनी मैंने तुमको पढ़ाई। अब आती है बात क्या, कितने स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एक पॉइंट लिख के दे रही हूँ, जिसको बहुत ध्यान से दिमाग में रख लेना, फिक्स बिल्कुल दिमाग में, ठीक है। देखो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे पॉइंट, इजैक्यूलेट की बात करें हम लोग, ठीक है। एक मेल जब इजैक्यूलेट हाउ मेनी स्पर्म्स आर प्रेजेंट, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। आउट ऑफ विच, जिसमें से की, आउट ऑफ विच 60%, ठीक है, should have what, normal shape and size, है ना, normal shape and size। मैं एक बात बता दूं, जिन स्पर्म का नॉर्मल शेप एंड साइज नहीं होता उसके लिए भी एक टर्म है, हम बता रहे हैं वो, रुको एक मिनट। नॉर्मल शेप एंड साइज, देखो अगर कोई स्पर्म डिफॉर्म्ड स्पर्म है, जिसका नॉर्मल शेप एंड साइज नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे टेराटोजूस्पर्मिया। टेराटोजूस्पर्मिया, मैं लिख देती हूँ स्पेलिंग यहाँ पर, कहाँ लिखूं, लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। अभी रुक जाओ। तो 200 to 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ हो गया, ये समझ आ गया। 60%, अब निकालो 250 का 60%, निकालो सब लोग, ठीक है। ओके, 250 का 60% कितना होगा, उनकी नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए। और इस 60% जो तुम्हारे सामने आंसर आया है ना, इसमें से 40% की मोटिलिटी होनी चाहिए विग्रस। आउट ऑफ दिस 60%, the 40% sperms should have vigorous motility, ठीक है। इतना समझ आ गया।
मतलब कि 250 का 60% निकालना है और जो हमारे पास वैल्यू आई है उसका 40% निकालना है। इतने स्पर्म्स की नॉर्मल शेप एंड साइज और मोटिलिटी दोनों बराबर हो तो हम बोलेंगे कि मेल एक फर्टाइल मेल है, और फर्टिलाइजेशन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट तो ये है ही। ठीक है, दिस मच इज डन, दिस मच इज वेल अंडरस्टूड बाय एवरीवन ओवर हियर। सबको समझ आ गया? ठीक है, अब मैं तुम्हें एक पॉइंट और बता देती हूँ कि सीमेन इक्वल टू व्हाट। जब अपन सीमेन वर्ड बोलते हैं तो क्या, सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म साथ में मिला के बोलते हैं सीमेन। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, हमें यहाँ तक की पूरी कहानी समझ में आ गई। स्पर्मेटोजेनेसिस मालूम पड़ गया, शेप कैसे मॉडिफाई हो रहा है ये भी मालूम पड़ गया, हमें ये मालूम पड़ गया कि कितने स्पर्मेटोजोआज की नॉर्मल मोटिलिटी होनी चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए, एटसेट्रा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्पर्म्स जब बन चुके हैं फाइनली तब क्या होगा। स्पर्म्स रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अब इनको एक्सरे डक्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। इसमें एपिडिडाइमस की सिक्रेशन, वास डिफरेंस की सिक्रेशन, सेमाइनल वेसिकल की सिक्रेशन, प्रोस्टेट की सिक्रेशन मिलेगी। तब ये सब सिक्रेशन अगर होंगी तो ही स्पर्म्स जो है वो मैच्योरेशन अचीव कर पाएंगे और तो ही स्पर्म्स मोटाइल रह पाएंगे, अदरवाइज स्पर्म्स जो है वो डिफॉर्म हो जाएंगे। इन सभी के सिक्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की लाइन है, मैं नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, ये मत सोचना कि सिर्फ हमें बल्बो यूरेथ्रल और सेमाइनल वेसिकल इनके से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं। एपिडिडाइमस की सिक्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, वास डिफरेंस की सिक्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलॉन्ग विद द ग्लैंड्स। The seminal plasma along with the sperms constitute the semen, जो कि मैं तुमको बता दिया। The functions of the accessory duct and glands are maintained by the hormones called as androgen, जो कि हमने देखा था कौन बनाता है, लीडिक सेल्स बनाते हैं, और किसके इन्फ्लुएंस में बनाते हैं, ICSH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में बनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे हम लोग आज। स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी प्रोसेस समझा चुकी हूँ, एक बार ठीक से देखोगे और रीडिंग लगाओगे तो तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैंने आज क्या पढ़ा है। ठीक है, तो आई होप दैट यू एंजॉयड द लेक्चर अ लॉट, एंड इफ यू एंजॉयड द लेक्चर अ लॉट देन प्लीज डू लाइक एंड डू शेयरिंग ऑफ द लेक्चर्स। ठीक है, so that many of them can actually watch the quality content of the education and can get privilege on this free platform. Bye everyone.